तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट जीव जगत के बारे में। ठीक है, और कंप्लीट आप लोगों का इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। जीव जगत का चैप्टर आप लोगों के दिमाग में अब तक नहीं था तो अब आ जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने बायोलॉजी बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे जो भी डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएगा जीव जगत से संबंधित से। ठीक है, मैं उस ढंग से पढ़ाने वाला हूँ और हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसेप्चुअल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अपने खुद के हैंड राइटिंग से लिखे हुए नोट्स से मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। और वादा करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में ठोक दूंगा। ठीक है, आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर का एक वीडियो में आप लोगों को पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका है जीव जगत। ठीक है, चैप्टर पहला है 11th बायोलॉजी का जीव जगत। आइए जानते हैं। सबसे पहले जीव जगत जानने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। जीव विज्ञान का यह पार्ट है। किसका पार्ट है? जीव विज्ञान का। ठीक है, आराम से चीज़ों को समझते चलेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम समय में सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। जीव विज्ञान का ही पार्ट आपका जीव जगत है। ठीक है, देखिए आपको एक बात बता दूं, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी का आपको देखेंगे इतनी मोटी किताबें हैं, तो क्या इतनी मोटी किताबों का मैं आप लोगों को नोट्स बनवाऊं? इतनी मोटी किताब है, पहला चैप्टर में इतना पेज दिया होता, क्या सभी पेजों को नोट्स बनवाऊं? नहीं, उन सभी पेजों का निचोड़ मात्र आधे घंटे में, 1 घंटे की वीडियो में आपको वो चैप्टर कहना क्या चाहता है, उसकी नॉलेजमेंट क्या है, बस वही आपको समझना होता है। ठीक है, ये ना कि इतना नोट्स बनाए, नोट्स बनाने की जरूरत है, आपकी खुद किताब इतनी मोटी है, तो बस आप लोगों को समझते चलना है चीज़ों को। ठीक है, जीव विज्ञान का पार्ट है आपका जीव जगत। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबको मालूम है कि बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीव विज्ञान होता क्या है? जीव विज्ञान होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा लिखवाने की कोशिश करूंगा, आप लोग लिख लीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। आपने बहुत बार परिभाषा पढ़ा होगा जीव विज्ञान का। ठीक है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान कहलाता है। बात खत्म। ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ना ज़्यादा सोचने समझने की बात है। सिंपल शब्दों में हमें बस एक परिभाषा याद रखना है जीव विज्ञान का, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बस, और कुछ नहीं, बस इतनी परिभाषा हमारे दिमाग में नोट्स करना है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन है? इनका नाम याद रख लीजिए, जीव विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो है अरस्तु। क्या है? अरस्तु हैं। इनका नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछता है, अरस्तु। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की बात करें, तो जीव विज्ञान के 2 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में? 2। पहला वनस्पति विज्ञान, और दूसरा आपका जंतु विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं, जैसे आप लोग भी जानते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी। और जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है, जूलॉजी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वनस्पति विज्ञान की। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पादपों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, आपका वनस्पति विज्ञान कहलाता है। सिंपल, बस इतना परिभाषा याद कर रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, आपका वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार जंतु विज्ञान की बात कर ले तो आप लिखिए इसमें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है, या जूलॉजी कहलाता है। सिंपल शब्दों में
आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि बायोलॉजी 2 कैटेगरी में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान बॉटनी और जंतु विज्ञान जूलॉजी में। ठीक है, मैंने बताया कि वनस्पति विज्ञान उसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, आप लोगों को क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इनके जनक के बारे में बात कर लेते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक, यहाँ एक हेडिंग लिख लीजिए, वनस्पति विज्ञान के जनक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है थियोफेस्टस। नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन याद कर लीजिएगा आप लोग, थियोफेस्टस। ठीक है, क्या है? थियोफेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस। इसी प्रकार इनके जनक बात कर लें, जंतु विज्ञान के जनक, यहाँ लिख लीजिएगा पॉइंट में। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। कौन? अरस्तु। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ कंफर्म हो गया कि विज्ञान के भी जनक आपके जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक भी आपके अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान के भी आपके जनक अरस्तु ही हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों को जानना इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये चीज़ तो आपको नॉर्मली याद होनी ही चाहिए इस चैप्टर के संबंधित। इतना पॉइंट तो आपको दिमाग में किसी कीमत पे याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे। अब इस चैप्टर के मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, कि इस चैप्टर का मेन मुद्दा क्या है, हमें अब पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चैप्टर है, पहला पॉइंट, जीव क्या है। जीव क्या है, यही इसका पहला पॉइंट है। इसी को समझते चलना हमको, जीव क्या है। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए जीव क्या है। आप देखते होंगे बहुत सारे जीव देखे हैं आप। यहाँ पे आप अपने आप को एग्जाम्पल, आप एक प्रकार से जीव हैं। तो देखिए किसी भी जीव को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि भाई ये जीव है कि नहीं। किसी भी जीव को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ये जीव है कि नहीं, तो उसके गुण के अनुसार। ठीक है, उसके गुण के अनुसार हम डिफाइन करते हैं कि भाई उसमें कौन सा गुण है, उसमें क्या गुण है कि वो डिफाइन कर रहा है कि भाई ये जीव है। ठीक है, तो देखिए गुण जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुण 2 प्रकार के होता है। ये आपका विशिष्ट गुण होता है। क्या होता है? विशिष्ट गुण। क्या होता है? विशिष्ट गुण होता है, यहाँ नोट कर लीजिए। और एक आपका होता है सामान्य गुण। एक होता है आपका सामान्य गुण। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक सामान्य गुण होता है, एक विशिष्ट गुण होता है। सामान्य गुण जो होता है ना, वो सजीव और निर्जीव दोनों में हो सकता है। सजीव व निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों में सामान्य गुण हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो विशिष्ट गुण होता है, जो अभिलाक्षणिक गुण होता है, वह सिर्फ किस में होता है? सिर्फ सजीव में होता है। किस में होता है? सिर्फ सजीव में होता है विशिष्ट गुण। ठीक है, अभिलाक्षणिक गुण। जैसे प्रजनन की बात करें, प्रजनन जो होता है सिर्फ सजीव में हो सकता है, अन्यथा निर्जीव में कभी नहीं हो सकता है। प्रजनन सिर्फ सजीव में होता है ना, तो ये जो प्रजनन है वो एक विशिष्ट गुण हो गया। ठीक है, सजीवों का। और सामान्य गुण तो सजीव और निर्जीव दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, सामान्य गुण तो दोनों में पाए जा सकते हैं। जैसे मेरे में गुण है कि बहुत सारे मेरे में ऐसे गुण हैं जो कि निर्जीव गुण में भी पाए जाएंगे। ठीक है, निर्जीव वस्तु में गुण पाए जाएंगे। तो आपका सामान्य गुण दोनों में पाए जाते हैं और विशिष्ट गुण सिर्फ किस में पाए जाते हैं? अजीव जंतुओं में पाए जाते हैं, मतलब सजीव चीज़ों में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे जीवों के अभिलक्षण, कि भाई जीवों के कौन कौन से ऐसे अभिलक्षण जो दर्शाएंगे कि भाई वो क्या है? जीव हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है। नोट्स यहाँ से स्टार्ट होगा और इस पर आप लोग नोट्स करना चालू कर दीजिए। ठीक है, देखिए हेडिंग डालिए जीवों के अभिलक्षण। नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, मैं अपने हैंड राइटिंग से लिखा हूँ। ठीक है, अब बहुत ही शॉर्ट लिखा हूँ ताकि आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत भी ना पड़े उतारने की, और कम शब्दों में आप अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, इस प्रकार में लिखा हूँ। तो जीवों के अभिलक्षण हेडिंग डालिए। पहला आपका है भार में वृद्धि। देखिए भार में वृद्धि होना, देखिए लिखा इसमें कि जीवों में कोशिका विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। जाहिर सी बात है कि जीवों में कोशिका विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं में क्या होती है? संख्या बढ़ती है। जैसे बात कर ले एक छोटे बच्चे की कोशिका के बारे में, तो छोटे बच्चे की कोशिका है, धीरे धीरे बढ़ेगी तो उसकी लंबाई भी बढ़ती जाएगी, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जीवों में कोशिका जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं में संख्या बढ़ती है, और जिससे भार में वृद्धि होती है।
जिससे क्या होती है, भार में वृद्धि होती है। वही चीज़ में जो समझाया हूँ आप लोगों को कि कोई छोटे बच्चा है, जैसे एक कोशिका है छोटे बच्चे में, यह कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, यह विभाजित होकर 3 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। इसी तरह कोशिका बढ़ती रहेगी और छोटा बच्चा अपना लंबाई में अपनी भार में क्या होगा करेगा, वृद्धि होती रहेगी। ठीक है। फिर कह रहा है कि वृद्धि होना जीवों का सुस्पष्ट विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, वृद्धि होना जीवों का सुस्पष्ट विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्यों जीवों का जो वृद्धि होना सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे लड़का है, कोई छोटा लड़का, धीरे धीरे वो लड़का क्या होने लगा, बड़ा होने लगा, तो ये जीवों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये अब तो सजीव है, निर्जीव वस्तु में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे पर्वत की बात करें, एक छोटा सा पर्वत है और आसमान से धूल मिट्टी कण पर्वत से इधर उधर के सारी चीज़ें इस पर्वत पे इकट्ठा होकर अब यह जो छोटा पर्वत है वो बड़ा पर्वत रूप धारण करने लगा। मतलब निर्जीव वस्तु में भी वृद्धि हो रही है, इधर सजीव वस्तु में भी वृद्धि हो रही है। तो दोनों में होगा तो यह आपका सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं कहलाएगा। सिर्फ जंतुओं में वो चीज़ होता है, जीवों में होता है, तभी वो आपका क्या कहलाता है, सुस्पष्ट अभिलक्षण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो पर्वत पे भी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे समझने के लिए आप लोगों को कि वृद्धि होना, लेकिन भार में वृद्धि होना जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। क्योंकि निर्जीव, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पर्वत, ग्लेशियर, रेत के टीले आदि के भार में वृद्धि होती है, जो कि बाहरी सतह पर होती है। तो इनमें भी जो रेत होते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर पर्वत हैं, इनमें भी वृद्धि होती है। लेकिन क्या होती है, निर्जीव होते हैं, तो निर्जीव में भी वृद्धि हो रही है और सजीव में भी हो रही है। तो सुस्पष्ट अभिलक्षण तभी होगा जब जीवों में सिर्फ वो काम होकर निर्जीव में न हो, लेकिन यहाँ पर निर्जीव में भी हो रहा है। ठीक है, तो भार में वृद्धि होना एक जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, यह बात आपको याद होना चाहिए। इसके बाद दूसरा बात करें, संख्या में वृद्धि। दूसरा क्या लिखा है, संख्या में वृद्धि। आइए देख लेते हैं संख्या में वृद्धि क्या है। तो लिखा है यहाँ पे कि जीवों में कोशिका विभाजन, जीवों में कोशिका विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसमें जीव के भार में भी वृद्धि होती है। जीव जनन करके भी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भार तथा संख्या में वृद्धि होना। इसके आगे और लिखना, लेकिन पहले फिलहाल समझिए संख्या में वृद्धि। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संख्या में वृद्धि होता है कैसे। कह रहा है कि जीवों में कोशिका विभाजन, जीवों में कोशिका विभाजन अथवा समसूत्रीय विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अब कोशिका विभाजन क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको समझिए। ठीक है, कोशिका विभाजन मतलब कि जनन करके। ठीक है, कोशिका विभाजन मतलब कि जैसे कोशिका में विभाजन करके संख्याओं में वृद्धि होना। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे कि हमारे शरीर में एक कोशिका है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये 3 कोशिकाओं में बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 4 कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। संख्याओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जीवों में कोशिका विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे जीव के भार में भी वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे कोशिका बढ़ेगा, जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे मनुष्य का शरीर भी बढ़ता जाएगा, उसका भार भी वृद्धि होती रहेगी, भार में भी। कह रहा जीव जनन करके भी अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। जाहिर सी बात है, जीव जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेंगे। जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, वो तब प्रजनन करेंगे, जनन करेंगे तो हमारा निर्माण होगा। तो इस तरह वहाँ पे संख्या में वृद्धि, पहले 2 लोग थे, फिर 3 लोग हो गए, फिर उनकी कोशिकाएं मिलकर 1 2 3 4 5 10 10 ऐसे ऐसे कोशिकाएं बनाने लगी, तो संख्या में वृद्धि होने लगी। कह रहा अतः हम कह सकते हैं कि भार तथा संख्या में वृद्धि होना, अतः हम कह सकते हैं कि जो भार में वृद्धि हो रही है और संख्या में वृद्धि हो रही है, संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। उसी के नीचे लिखेगा, वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है, इसलिए संख्या में वृद्धि होना जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। देखिए संख्या में जो वृद्धि होना सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों संख्या में तो निर्जीव वस्तु की भी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, निर्जीव वस्तु की भी संख्या में वृद्धि हो सकती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ठीक है, जैसे ये पेन है, यहाँ पे इसको मैं टुकड़ा 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 कर दूंगा तो एक पेन कई टुकड़ों में बट गया, तो निर्जीव वस्तु है, इसमें संख्या में वृद्धि होने लगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुस्पष्ट जो अभिलक्षण होता है वो सिर्फ किस में होना चाहिए, सिर्फ जीवों में होना चाहिए, मतलब सजीव में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो निर्जीव वस्तु में भी हो रहा है। पेन का कोई टुकड़ा कर देंगे तो क्या इसकी संख्या नहीं बढ़ जाएगी, एक ही पेन है, 20 टुकड़ा कर देंगे तो 20 हो जाएगी, 20 टुकड़ा में, मतलब इनकी भी संख्या में इंक्रीज होने लगा, इनकी भी संख्या बढ़ने लगी। एक पेन है, 20 पेन और लगा देंगे तो 20 पेन हो जाएगा। तो सारी चीज़ें, जो चीज़ सजीव और निर्जीव दोनों में होता है वो सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
अभी हमने क्या पढ़ा, संख्या में वृद्धि, तो संख्या में वृद्धि सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है, ठीक है, ये कह सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है जनन। जनन देखिए, अब देखते हैं कि जनन क्या होता है। तो जनन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना। अब ऐसी बात है कि मेल फीमेल होता है तो जनन का निर्माण होता है, आप लोग जानते ही हैं। जनन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना। विभिन्न जीव लैंगिक व अलैंगिक जनन द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। देखिए जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन, ठीक है। क्या होता है लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए जो जनन होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो तरीके से होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन को हम लोग सेक्सुअल कहते हैं, क्या सेक्सुअल, ऐसे असेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है वही चीज़ कि जनन द्वारा भी हम वृद्धि कर सकते हैं। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है, जनन भी जीवों का सुस्पष्ट विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। जनन भी जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि कई जीव जैसे खच्चर, बांध, कामगर, मधुमक्खी और नुअर, मानव युगल आदि जनन नहीं करते हैं। हालांकि निर्जीव में भी जनन नहीं होता है। मतलब कह रहा है ना कि एक प्रकार से जनन भी आप लोगों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जो खच्चर होता है ना, खच्चर वो आप सेक्सुअल नहीं कर सकता, मतलब वो जनन नहीं कर सकता, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है खच्चर। उसी प्रकार बांध, कामगर, जो मधुमक्खी होती हैं वो भी नहीं कर सकती हैं। कुछ अनवर मानव जैसे बाज, जैसे हम लोग बाज बोलते हैं, कोई ऐसा मनुष्य होता है कि जिसके संतान न हो उसे बाज कहा जाता है। तो कुछ अनवर मानव जैसे हुआ और कामगर मधुमक्खी हुआ, खच्चर हुआ, ये लोग क्या करते हैं, एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, तो इसलिए जो जनन है, जनन को भी हम सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं कह सकते। सुस्पष्ट अभिलक्षण का मतलब वो होगा कि मतलब कि ये होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा कि जनन भी एक सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है विशिष्ट प्रकार के। तो तीसरा तो जनन हो गया, ठीक है। इसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे, तीसरा हो गया ना, तीसरा के बाद चौथा, यह नंबर गलत है, यहाँ चौथा लग गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां। अब चौथा क्या है, उपापचयन। देखिए जो उपापचयन होता है ना, ये स्पष्ट रूप से सुस्पष्ट अभिलक्षण होता है। उपापचयन जिसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अभी कैसे होता है देखिए बताता हूँ। क्या लिखा है कि जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उपापचयन कहते हैं। यह जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण है जो केवल जीवों में ही पाया जाता है। देखिए उपापचयन का मतलब होता है ना शोषण करना, किसी भी जटिल अणुओं को टूटकर सरल अणुओं में बदलना, चाहे सरल अणुओं से टूटकर जटिल अणुओं में बदलना, ये उपापचयन कहलाता है। तो जाहिर बात है कि जो शोषण करना होता है वो उपापचयन कहलाता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जितने भी जीव होंगे वो शोषण न करें। शोषण सिर्फ आप लोगों को सजीव में ही हो सकता है, निर्जीव तो वस्तु शोषण करेगी नहीं, ठीक है। तो यह जो उपापचयन है मेटाबॉलिज्म, यह पूरा संपूर्ण रूप से सुस्पष्ट रूप से विशिष्ट रूप से अभिलक्षण है, ठीक है, किसका, जीव का, ठीक है। तो जीवों का यह सुस्पष्ट अभिलक्षण होता है उपापचयन मेटाबॉलिज्म, जो कि आप लोग जान गए किसे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको उपापचयन तो क्लियर हो गया होगा किसे कहते हैं, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे पहला अब तक एक ही ऐसा मिला कि जो उपापचयन मेटाबॉलिज्म जो है वह जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। इसके बाद बात करें कोशिका संगठन की, किसकी बात करें, कोशिका संगठन की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे कोशिका संगठन क्या बोल रहा है कि सभी जीवों में एक निश्चित प्रकार का कोशिका संगठन पाया जाता है। सभी जीवों में एक निश्चित प्रकार का कोशिका संगठन पाया जाता है, जीवों का सुस्पष्ट विशिष्ट अभिलक्षण है। अब कोशिका संगठन क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको देख लेते हैं, ठीक है। कोशिका संगठन, कोशिका मतलब सेल। देखिए जो सेल होता है ना कोशिका, तो कोशिका मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें होता है पुरानी कोशिकाएं, जिनमें पुरानी कोशिका हो, आदि कोशिकाएं हो, पुरानी कोशिकाएं, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका किसे बोलते हैं, जिसमें नई कोशिका हो, नवीन कोशिका हो, विकसित कोशिका हो, इसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को।
तो मेरे प्यारे जैसे पुरानी कोशिकाओं में इसमें कोशिकांग नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिकांग नहीं होते हैं, सुव्यवस्थित रूप से कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकांग सुव्यवस्थित ढंग से पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि सभी जीवों में एक निश्चित प्रकार का कोशिका संगठन पाया जाता है, हर एक जीव में पाया जाता है। हर एक जीव में पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका जीवों का सुस्पष्ट विशिष्ट अभिलक्षण तो कहलाएगा ही कहलाएगा। तो एक यह और दूसरा यह, अब तक दो ऐसे मिले हैं जो कि जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षण कहला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम छठवां देखेंगे। छठवां है चेतना, जिस संवेदनशीलता जैसे कहते हैं, चेतना, ठीक है। चेतना में क्या है कि प्रकृति में उपस्थित जीव, पेड़ पौधे अथवा जंतु प्रकाश, ताप, पानी, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि के प्रति संवेदनशील होता है, इसे कहते हैं चेतना, ठीक है। मानव ही एक ऐसा जीव है जो स्वयं भी अवगत है, अर्थात संवेदन है। चेतना सभी जीवों में पाई जाती है, अतः यह जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण पाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि चेतना जो होता है प्रकृति में उपस्थित सभी पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। वो अपने प्रकाश के कारण, अपने ताप के कारण, पानी के, अन्य जीव प्रदूषकों के कारण अपना क्या करते हैं, संवेदनशील करते हैं, ठीक है। अपना भोजन बनाते हैं, अपनी जो भी कमी होती है उसकी पूर्ति करते हैं, उसी को हम कहते हैं चेतना। तो जाहिर सी बात है कि जो चेतना होता है ना, वो सभी जीवों में पाया जाता है, सिर्फ सजीव जीवों में पाया जाता है, निर्जीव में नहीं। तो भाई मानव का एक ऐसा जीव जो स्वयं पे भी अवगत है, अर्थात संवेदन है, चेतना सभी जीवों में पाई जाती है। तो सभी जीवों में चेतना पाई जाती है, तो सिंपल सी बात है कि चेतना भी आप लोगों को क्या कहलाएगा, जीवों का एक सुस्पष्ट अभिलक्षण कहलाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक आप लोगों को अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। जीव क्या है, जीव के मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया कि उसके गुण क्या है, कि किस प्रकार आप जान पाएंगे कि यह आप लोगों का जीव है या नहीं है, उसका सुस्पष्ट विशिष्ट प्रकार के विलक्षण है या नहीं है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।